मेरे दोस्तों, हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब बिल्कुल सावधानी से चलेंगे और कोशिश करेंगे, आज बोलते हुए चलेंगे। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार सा टॉपिक है, एंजॉय करते हुए चलना है। सबसे पहला पॉइंट याद दिलाओ, क्या था भैया? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने दो तरीके से मीनिंग पढ़ा था, एक ट्रेडिशनल से, एक मॉडर्न से। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने क्या पढ़ा था भैया? सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट स्टेप आते थे। क्या क्या थे? हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस। फिर आया इसका मॉडर्न मीनिंग। मॉडर्न मीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी को इसके अंदर शामिल कर लिया, जिससे मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ हो सके। मेन ऑब्जेक्टिव ही इसका एफएम का क्या था भैया? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। बिल्कुल सावधानी से चलना है, रिवाइज करते रहना है। प्यारे दोस्तों, शेयर होल्डर वेल्थ का क्या मतलब है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे मैक्सिमाइज हो सकती है, उसके बहुत सारे टूल्स हमने देखे थे। वो टूल्स के अंदर चार टूल बड़े इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला टूल क्या था भैया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके लिए कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अंदर हम एफिशिएंटली परफॉर्म करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। रोजमर्रा के खर्चे के लिए जो पैसा मुझे चाहिए, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, वो मेरे पास रोज जरूर होनी चाहिए। फिर क्या था? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा सुंदर नाम आता था, फंड्स। फंड्स का क्या मतलब था? फंड्स का मतलब किसी को याद है? तो फंड्स का मतलब था जो हमारे पास टोटल पैसा है, जिसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दो तरीके से फंड्स आ सकता है, इक्विटी से और प्रेफरेंस से। तो फंड्स यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट था, इक्विटी से, शेयर से या डेप्ट से। प्यारे दोस्तों, तो जहाँ से भी हम फंड्स मिले उसे बेस्ट यूटिलाइज करना। फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को मीट करना। कोई भी ऑब्लिगेशन हो, वो डेप्ट का या सप्लायर की पेमेंट का, उसे ऑन टाइम विद इंटरेस्ट, जैसा हमने कहा वैसा हम उसको पे कर सकें। दैट इज कॉल्ड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। चार टूल्स को पूरा करें तो प्यारे दोस्तों, मार्केट में शेयर की कीमत मैक्सिमाइज हो जाती है। ये बार बार आता है केस स्टडी में। इन चारों टूल को दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है। क्या क्या चार टूल? एक एक बार मेरे साथ बोलेंगे। पहला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। तीसरा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। चौथा, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। प्यारे दोस्तों, इसके बाद कहता पढ़ा हमने, ये हमारा पहला टॉपिक पूरा हुआ। दूसरे टॉपिक के अंदर पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या काम करता है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या क्या है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। तीन तरह के डिसीजन आते हैं मेरे दोस्तों। पहला डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये इसी को डिटेल में हमारा चल रहा था, इसके डीपर में हम आजकल चर्चा कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम क्या देखते हैं? वेरियस इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स डेवलप करते हैं, कहाँ पैसा लगाएं जिससे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ हो जाए। फिर दूसरा क्या था भैया? फाइनेंसिंग डिसीजन। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं जितना पैसा चाहिए उसमें से कितना इक्विटी से लाएं, मालिकों से लाएं, कितना बाहर वालों से लेके आएं। दैट डिफाइन डेप्ट इक्विटी मिक्स। बड़ा शानदार शब्द है। डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम क्या करते हैं? जितना भी हमने अर्न किया उसमें से कितना डिविडेंड पे करें और कितना रिटेन्ड कर लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड रिटेन्ड ऑफ रिटेंशन ऑफ अर्निंग इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। तीन तरह के डिसीजन, जिसमें से हम पहले डिसीजन के ऊपर डीपर चल रहे थे, इसे आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मजे से, थोड़ा ध्यान से, चौकन्ने होकर समझना है। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन चल रहा था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हमने दो भागों में बांट लिया था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का बढ़िया नाम क्या था प्यारे दोस्तों? दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसके अंदर कौन कौन से डिसीजन आते हैं प्यारे दोस्तों? याद दिलाओ। परचेज ऑफ प्लांट, बिल्डिंग। तो जो शॉर्ट टर्म में पैसे को मैं वापस ना ला सकूं, दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर कौन सा आता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल डिसीजन। दोनों तरह के डिसीजन की चर्चा एक बार रिवीजन में हम करेंगे, और वर्किंग कैपिटल पे आज डीपर हमें काम करना है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की आपसे चर्चा करी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को, और उस जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर, ये तो सबसे कीमती वर्ड है, जहां पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ हो जाए।
अब इसका एक प्रोसेस है प्यारे दोस्तों, कोशिश करनी है वो प्रोसेस बताना है। सबसे पहला प्रोसेस का स्टेप क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे रटना नहीं है। आप कहेंगे ये हमने प्रोसेस सीखा था कार के एग्जाम्पल से दोस्तों। सबसे पहला क्या था, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को डेवलप कर लेना। फिर क्या था दूसरा, कैश फ्लो ऑफ ईच प्रोजेक्ट। कैश फ्लो में दो तरह के फ्लो थे, याद दिलाओ क्या क्या थे भैया, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। अरे प्यारे दोस्तों कोई याद दिला दो, कैश इनफ्लो कब होता है, बोला एवरी ईयर जो हम पैसा कमाते हैं, पहले दूसरे तीसरे, जितनी लाइफ है उतने सालों तक, एन ईयर तक। कैश आउटफ्लो का क्या मतलब है, कितना हमें उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पैसा गया, जनरली वो इनिशियली लगता है जीरो पीरियड में, तो प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा और उससे कितनी आमदनी आई, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। फिर इस कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को देखकर हम क्या निकालते हैं, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। हालांकि इस फॉर्मूले पे अभी हम थोड़ा डिटेल काम करेंगे आगे की स्लाइड्स के अंदर प्यारे दोस्तों। फिर क्या करेंगे, हमने अल्टरनेटिव्स डेवलप कर लिए भैया, हम जापानियों का प्लांट खरीदना चाहते हैं या जर्मन्स का। फिर हमने दोनों के प्लांट से कितना कितना पैसा आएगा, कितना कितना जाएगा, वो निकाल लिया। फिर दोनों जर्मन और जापानियों के प्लांट पे जो हम पैसा लगाएंगे उससे हमारे को कितने परसेंट में आमदनी प्राप्त होगी, दैट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, जर्मनी और जापानियों के प्लांट में कितना कितना रिस्क है, या रिस्क में याद दिलाओ एक रिस्क था क्या, रिस्क के साथ एक बड़ा सुंदर वर्ड था, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क ने की बात यहां नहीं करेंगे दोस्तों, कौन से रिस्क की बात करेंगे, ऑपरेटिंग रिस्क। प्लांट को लगाकर चलाने से भी तो रिस्क होता है, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, प्लांट टूट ना जाए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क प्यारे दोस्तों। फिर क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। डिसीजन कैसे लेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो क्राइटेरिया थे डिसीजन के। सबसे पहला क्राइटेरिया था जहां आरओआई मैक्सिमम हो और जहां रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क मिनिमम हो। प्यारे दोस्तों ऐसे प्लांट को हम खरीद लेंगे एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 5 स्टेप का ये प्रोसेस है, इसके माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ये हम एनालाइज या इवेलुएट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों इसके बाद पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 2 स्टेज थे, वन इज कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग स्टेज, अदर इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल स्टेज। कैपिटल बस्टिंग स्टेज फिक्स कैपिटल को भी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ लिया था। फिक्स कैपिटल क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट को आप शॉर्ट कैश में कन्वर्ट जल्दी से ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। परचेज ऑफ प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, यही आते हैं इसके अंदर। प्यारे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक बार करके इसके सारे फैक्टर को रिव्यू करना है, बोलना है प्यारे दोस्तों सावधानी से। ये रिवीजन का काम है प्यारे दोस्तों, ना भी कराऊं तो चल जाएगा, पर मैं ये जानता हूं ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक एक पॉइंट को जस्टिफाई करना, खुद से मेरे से पहले बोलने की कोशिश करना। भैया गाने गाते हुए पढ़ना है हमने बिजनेस स्टडी को। सबसे पहले था नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पर 2 लाइनें थी, एक और था आखिरी के अंदर नेचर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ प्यारे दोस्तों बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट लाइन से है। मैंने इसके अंदर एग्जांपल लिया था क्लॉथ इंडस्ट्री का, और दूसरी प्रोडक्ट लाइन हमने ली थी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर सारा माल क्रेडिट पर बिकता है, इसीलिए वहां पर कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी एज कंपेरेटिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिजनेस में, वहां सारी ट्रेडिंग कैश के अंदर होती है। प्यारे दोस्तों नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ही प्रोडक्ट लाइन को लिया और लिया कि अगर हमें उसके चिपसेट्स बनाने हैं या उसका 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 नट एंड वोल्ट बनाना है, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगते हैं। 2 प्रोडक्ट्स हैं, नट वोल्ट्स के अंदर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट या अच्छी टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए वहां पैसा कम लगेगा। जबकि माइक्रोचिप्स बनाएंगे तो उसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। फिर क्या था, स्केल ऑफ ऑपरेशन, याद दिलाओ क्या था, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज हो प्यारे दोस्तों
तब क्या करेंगे, तब हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर स्मॉल लेवल पे करेंगे तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। मेथड ऑफ प्रोडक्शन में दो शानदार नाम थे, याद दिलाओ। वेरी गुड प्यारे दोस्तों, लेबर इंटेंसिव मेथड से अगर हम प्रोडक्शन करें तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोड्यूस करें तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अपग्रेडेशन जिस बिजनेस में नेसेसिटी है, एग्जाम्पल लिया था, क्लॉथ इंडस्ट्री है, वहां अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं, आप चाहो तो कर लो पर नेसेसिटी नहीं है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर या मोबाइल बिजनेस कर लिया और आप अपग्रेड नहीं करें तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो मोबाइल बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल की लगेगी एज कंपेयर टू क्लॉथ इंडस्ट्री। ये एग्जाम्पल कोड करके लिखने हैं प्यारे दोस्तों, अपने आप को समझाने के लिए भी, और पेपर में भी उसे ही एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें बिजनेस इतना बढ़ाना है कि पूरे इंडिया और वर्ल्ड को कवर करना है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर हम ये सोचते हैं कि बिजनेस को ग्रोथ पे नहीं लेके जाना, बस अपने करोल बाग में बिजनेस करके काम चल जाएगा, तब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। प्यारे दोस्तों, छठा बहुत मजेदार था, याद दिलाओ क्या था, सोचो। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कोशिश करना है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अगर आपको साल के दौरान हर वक्त पैसा, बोरोइंग आसानी से मिल सकती है तो आपको पैसा जोड़ के रखने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों। अगर आपको साल में कभी भी इमरजेंसी के समय बोरोइंग्स नहीं मिलती तो आप कंटीजेंसीज के तहत पहले से पैसा सेव करके रखेंगे, उस केस में आपकी फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगी। सो दीज आर द 7 फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को। प्यारे दोस्तों, ये हमने सब कर लिए थे, ये रिवीजन चल रही है, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। ये बहुत बढ़िया था, इसके अंदर हमें काम करना था, ये आज हम कवर करेंगे। क्या थी वर्किंग कैपिटल? प्यारे दोस्तों, दो तरीके से हमने इसको डिफाइन किया था। सबसे पहले कहा part of capital which is required for day to day expenses is called working capital। फिर हमने इसको कहा डे टू डेली के लिए क्या चाहिए, मुझे सारी चीज चाहिए करंट एसेट्स, और बाहर वाले मेरे को कितना दे देते हैं इस करंट एसेट्स रिक्वायरमेंट्स में, बोरिंग कितनी हो जाती है, दैट इज करंट लायबिलिटी। तो घर से कितना पैसा लगाना पड़ेगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसको हमने वर्ड्स में भी कहा था। दूसरी डेफिनेशन, वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। दिस इज वंडरफुल। फिर हमने कहा था भैया क्यों पढ़ें वर्किंग कैपिटल की बात को, क्यों पढ़े, हमने उसमें डिसाइड किया था, हमने उसमें रीड किया था। अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसी बिजनेस के अंदर 20 लाख है, अब 20 लाख की मेरे दोस्तों जरूरत है और जेब में 25 लाख हो जाएं तो ज्यादा नुकसान होगा। 5 लाख रुपए फालतू क्यों जेब में रखें, इन्वेस्ट करो, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करो। अगर 18 लाख हो जाएं तो बिजनेस शैटर्ड हो जाएगा, बंद होने के कगार पे हो जाएगा, आपकी गुडविल अच्छी नहीं रहेगी। इसीलिए प्यारे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन ठीक ढंग से करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उस वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को मेंटेन करना, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके बाद डिस्कस किया था वर्किंग कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पैसा लगेगा रॉ मटेरियल में, वो हमने डिटेल स्टडी लास्ट क्लास में की थी प्यारे दोस्तों। हमने कहा था इसके लिए कैसे करेंगे, मान लीजिए मेरा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट है, कच्चा माल 10 रुपए का एक यूनिट में लगता है, तो पूरे साल की प्रोडक्शन है ये, तो 1 लाख रुपया, ये पूरे साल का रॉ मटेरियल आ गया। पूरा साल बोले तो 365 डेज। अब हमारा रॉ मटेरियल गोडाउन में सपोज करो 10 दिन के लिए रहता है, तो 10 डेज से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो रॉ मटेरियल आ जाएगा। फिर प्यारे दोस्तों, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में देखना कैसे किया था, 1 लाख यूनिट बनाने, तब प्रोसेस करूंगा तो मेरे को मटेरियल लगेगा, सपोज करो लेबर लगेगी, लेबर 5 रुपए की है, और ऊपर से बिजली वगैरह के खर्चे लगेंगे, मैंने वो 2 रुपया मान लिया। प्यारे दोस्तों, ये मेरा टोटल खर्चा 365 दिन का है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस में 15 दिन के लिए माल पड़ा रहता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा 15 दिन के बराबर का खर्चा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमने पढ़ा था फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। 1 लाख यूनिट बनाने हैं सपोज करो,
टोटल पैसा मेरे को बनाने में 10 रुपीज़ मटेरियल का, 5 रुपया लेबर का और 2 रुपया ऊपर के खर्चे लगते हैं, तो टोटल माल कितने का हुआ? 17 रुपये का। तो ये 17 लाख का सारा माल बनेगा 365 दिन में, पूरे साल में। सपोज करो हमारे पास गोडाउन में 5 दिन माल पड़ा रहता है, तो 5 दिन माल को गोडाउन में पड़े रहने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, डेटर सबसे शानदार था, 1 लाख यूनिट हमें बनानी है और बेचनी है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाइड बाय, सबसे ध्यान से सुनना, हम सेल दो तरह की करते हैं, वन इज कॉल्ड कैश सेल, अदर इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। डेटर का रिलेशन कैश सेल से नहीं होता प्यारे दोस्तों। सपोज करो टोटल सेल के अंदर कैश में माल बेचते हैं 40%, तो बताओ क्रेडिट में कितना बेचेंगे? 60%। तो 1 लाख का 60% माल, 60,000 यूनिट का डेटर से रिलेटेड रिलेशन है, 40,000 का नहीं है। एक यूनिट हमें कितने रुपए की पड़ी? 17 रुपीज़ की। ये पूरे साल के डेटर हो गए 365 दिन के, 365 डेज के। आप मान लीजिए 30 डेज की क्रेडिट देते हैं, तो डेटर में हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट होने जा रहा है वो आ जाएगा। रोजमर्रा के खर्चे के लिए एक एस्टिमेटेड कैश जो हम एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पर निकाल लेते हैं, ये सारा टोटल किया तो करंट एसेट्स आ गया। इसमें से हमें उधार क्या मिलती है? क्रेडिटर मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्कर्स को मान लो मैं कोई सैलरी 1 महीने बाद देता हूं, तो 1 महीने के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी मैं लेस कर लूंगा। प्यारे दोस्तों, ये दोनों अमाउंट अगर मैं लेस कर लूं तो मेरे घर से कितना पैसा लगना चाहिए रोजमर्रा के काम के लिए, वो हमारा आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को रुपीज में कैसे निकालें, ये हमारा क्लियर हुआ। अब आता है दूसरी बात, इसके ऊपर हम स्टार्ट कर रहे थे लेकिन किया नहीं था, अब इसके अंदर डीपर चलते हैं। एक बार देख लें इसको प्यारे दोस्तों, मैं चेक कर लूं कोई बाहर रूम के तो नहीं रह गया, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड। वाह, अल्टर एच। चलें जी, कुछ गड़बड़ हो गई थी सारे सिस्टम में, सही हो गया। प्यारे दोस्तों, सही आ रहे हैं स्लाइड आपके पास? हाँ जी, आओ जी आगे चर्चा करते हैं। आगे के केस में हम डिटेल में चलते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, ये सारी चर्चा हम आपके साथ कर चुके। अब मैं आपको इस दूसरी चर्चा में वर्किंग कैपिटल के बारे में नहीं बात कर रहा, ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसको चौकन्ने होकर सुनना, इसमें बहुत तरह की केस स्टडी पिछले 2-3 सालों के अंदर आ चुकी और आती रहेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भैया, वर्किंग कैपिटल तो रुपीज में हमें कितने पैसे की जरूरत होती है रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब ये कहता है ऑपरेटिंग साइकिल, इसे फुल अगर मैं और डिटेल में बोलूं देन दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग, बीच में हम लिख सकते हैं लाइफ साइकिल। ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल वो टाइम है, इसका रिलेशन प्यारे दोस्तों टाइम से, रुपीज से नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल या ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल वो लाइफ है, वो टाइम है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और सेल करके कैश बैक रिसीव्ड कर लेते हैं। सारी ट्रांजैक्शन पूरी हुई, माल बनाने से बिकने तक पैसा बिजनेस में वापस आ गया, दैट टाइम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल क्या है? टाइम है। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ डेज, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मंथ। कोई बहुत माइन्यूट सा छोटा प्रोडक्ट है तो उसे आवर्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जर्नली ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल को हम डेज में रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने दिन में माल बनकर बिककर तैयार होकर बाजार में बिकने चले जाएगा। यहां पर अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल के लिए भी हम इसी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर मैं बिजनेस में प्रोडक्शन स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मुझे कच्चा माल, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अब याद रखना, यहां सारी कैलकुलेशन टाइम में है और टाइम को हम स्टैंडर्डली डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वेराई करता है बिजनेस टू बिजनेस।
किसी बिजनेस के अंदर इसकी कैलकुलेशन मंथ्स में हो सकती है, किसी बिजनेस में डेज में हो सकती है। बहुत कम ऐसे बिजनेस हैं जिसके अंदर इसकी कैलकुलेशन आवर्स में भी होती है। प्यारे दोस्तों, जर्नली ये डेज के अंदर होती है। अगर मैंने सपोज करो कोई गैजेट्स बनाने हैं तो उसका कच्चा माल खरीद के लाता हूं, गोडाउन में कच्चा माल रॉ मटेरियल 15 दिन तक के लिए पड़ा रहता है, तो वो ले लेंगे। फिर वो कच्चा माल प्रोसेस हाउस में जाता है, प्रोसेस हाउस के अंदर सपोज करो 25 दिन लगते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरह के प्रोडक्शन के प्रोसेस चलते होंगे, 25 दिन उसके अंदर लग गए। फिर माल जब बनकर तैयार हो गया तो एकदम से बाजार में बिकने नहीं चला जाता, गोडाउन के अंदर सपोज करो 10 दिन पड़ा रहता है, तो वो दिन भी हमारे लग गए। प्यारे दोस्तों, अब माल बिकने के लिए बाजार चला गया तो डेटर के पास पहुंच गया, डेटर हमें हाथ की हाथ पैसा नहीं देते, वो सपोज करो 30 डेज ले रहे हैं, 30 डेज बाद पैसा देंगे। प्यारे दोस्तों, ये सारा टाइम डेज के अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, कितना कितना आ गया, 5 5 10, 3 3 6 और 1 7 8, 80 डेज हो गए प्यारे दोस्तों। तो 80 डेज का समय लगा मेरा माल बनकर बिकने तक, वापस आने तक। अब ये 80 डेज ही नहीं, हमारे को सपोज करो उधार मिल जाती है 5 दिन की, एक्सपेंसेस के लिए उधार मिल जाती है और 5 दिन की, तो 5 दिन तो हमारे कम हो गए क्योंकि लोगों ने हमें उधार दे दी। तो हमारे घर से पैसा जाने से आने तक कितने डेज का समय लगा, दैट इज कॉल्ड 70 डेज। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल। माल बिककर वापस पैसा जेब में कितने दिन में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल। यहां पर एक शब्द और आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन लाइफ साइकिल। क्या आता है भैया, नोट करते रहना भैया इसको, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल। ये प्रोडक्शन लाइफ साइकिल डिफरेंट है। प्रोडक्शन लाइफ साइकिल के अंदर हम खाली क्या क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल कितने दिन में रहा, प्रोसेस कितने दिन में रहा और फिनिश गुड्स कितने दिन में रहा। दिस इज कॉल्ड production life cycle and this whole is called operating life cycle। तो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल के अंदर बस माल कितने दिन में खरीदा हमने कच्चा माल और प्रोड्यूस होके बिकने के लिए बाजार चला गया, दैट्स इट। तो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल एक छोटी चीज है, मैं यहाँ पर प्रोडक्शन लाइफ साइकिल पीएलसी से शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक छोटा पार्ट है, जबकि ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल बड़ा पार्ट है। क्या ये समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? अच्छे से इसको डायग्नोस करके बनाओ व्हाट इज ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल। हम स्लाइड वही यूज कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा होगा वर्किंग कैपिटल से अलग स्लाइड पे ले लें और उसका नाम ही लिख लें ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल। एंड ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल क्या है, इट्स अ टाइम में प्रेजेंट करता है, इट कैन बी डेज, इट कैन बी मंथ। तेजी से इसके नोट्स बनाएं, अच्छे से इसको डेवलप करें। अब आते हैं इसके आगे थोड़ा सा। प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास पता चल गया वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये भी हमें पता चल गया कि वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। फिर हमें अब ये कैलकुलेट करना चाहिए, ये आना चाहिए कि बिजनेस के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने में, वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से फिक्स कैपिटल के फैक्टर पढ़े हमने जो फिक्स कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, ऐसे ही वर्किंग कैपिटल के भी कुछ फैक्टर होने ही चाहिए प्यारे दोस्तों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। आइए उस पर चलते हैं। उम्मीद है आप सबने इसके अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। पॉइंट फॉर्म में बनाना, कंडेंस फॉर्म के अंदर नोट्स को बनाना, पिक्चर पेपर के अंदर जरूर बना के आनी। इंपॉर्टेंट वर्ड यहां जो भी थ्योरी लिखेंगे उसके अंदर क्या है, टाइम। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, टाइम। सो मेरे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, आए उस पर चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब ये एक स्लाइड्स में आपके सामने लेकर आया, इसे बड़े ध्यान से सुनना। अब यहां पर बड़े शानदार शब्द आ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा ऑपरेटिंग साइकिल, प्यारे दोस्तों पढ़ा ना। ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम है जिसके अंदर प्रोडक्ट बनकर बिक कर पैसा वापस आ जाता है, मालिक की जेब से जाता है पैसा और बन बिक कर वापस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। जितना ये टाइम बड़ा होगा, ध्यान से सुनना, जितना ये टाइम बड़ा होगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल सपोज करो 50 दिन का,
तो हमारा कच्चा माल प्रोडक्शन के अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर 50 दिन के बराबर का तो पैसा वैसे ही झूलता रहेगा, वापस आने का नाम ही नहीं लेगा। तो जितना उसके कंपैरिजन में कोई ट्रेडर है, माल आज ही लाता है और आज ही बेच देता है, प्यारे दोस्तों उसका ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल कुछ आवर्स का होगा। तो उसके लिए हम कह सकते हैं अगर ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल का टाइम कम है तो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, डिक्रीज होगी। दिस इज लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहां पर दो तरह के ऑपरेटिंग साइकिल, ये साइकिल दो तरह के हैं। मैं चाहूंगा फर्स्ट के बाद सीधा फोर्थ को पहले देखना। देन दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल भी अभी हमने पढ़ा था ना, प्रोडक्शन साइकिल बोले तो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल। अब माल बनता कितने दिन में, इसके लिए भी एग्जैक्टली यही रिलेशन है प्यारे दोस्तों। अगर प्रोडक्शन साइकिल का टाइम ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। प्यारे दोस्तों अगर इसका टाइम कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। प्यारे दोस्तों जरा आप देखें, यहाँ पर हम ब्रेन मैपिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ब्रेन मैप्स के अंदर इस थियोरी को लिख रहे हैं। तो सुंदर से नोट्स बनाते रहना, कोई हमें थ्योरी नहीं बनानी है अभी, लेकिन पेपर में आए तो हम पेपर के अंदर ये थ्योरी के वर्ड्स, इन की वर्ड से थ्योरी डेवलप कर लेंगे। दैट विल बी वेरी इजी। और इसका कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों कोई मुझसे पूछ सकता है कि एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनना। ब्रेड, ब्रिटानिया फैक्ट्री को आप जानते होंगे, ब्रेड एंड बिस्किट्स बनाती है। ऑपरेटिंग साइकिल स्पेसिफिकली ब्रेड का जस्ट कुछ दिन का हो सकता है, 4-5 डेज का। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल की बात करता हूं। अगर इसका ऑपरेटिंग साइकिल 4-5 डेज का है जिसके अंदर माल बिकता है और पैसा आता है, तो हमारा एक रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होगी। जबकि मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं लैपटॉप्स का, उसके अंदर तो ऑपरेटिंग साइकिल शायद लैपटॉप को असेंबल करना, उसके सारे गैजेट्स को खरीदना, फिर असेंबल करना, फिर मार्केट में ले जाके बेचना, तो उसमें तो ज़्यादा समय लगेगा, 2 महीने लग जाएंगे, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और प्रोडक्शन लाइफ साइकिल का भी इसी तरीके से ये एग्जांपल फिट कर सकते हैं। तो थ्योरी एज वेल एज कोई एग्जांपल, दो चीजों को अगर हम अपने पास रखें और एग्जांपल लिखना है तो बिल्कुल एक यहां पे कोड में ही हो जाएगा एग्जांपल। तो दो चीजों को हम कलेक्ट करके लिखें तो हम कितना भी उसे एक्सपेंड कर सकते हैं और कितना भी उसे कंडेंस भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों द नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इजी। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन वेरी लार्ज है प्यारे दोस्तों तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। अगर कम है स्केल ऑफ ऑपरेशन तो मेरे दोस्तों वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये तो आसान सा था। पहला क्या था भैया, बोलते भी चलना ताकि याद होता जाए। 2 साइकिल थे, ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल, ये वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है में आएगा भैया, फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर दूसरा क्या था, प्रोडक्शन साइकिल। फिर क्या था, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन तो फिक्स कैपिटल में भी था और वर्किंग कैपिटल में भी है। अब मेरे दोस्तों अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इसको चौकन्ने ओके सुनना। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना। सपोज करो आप एक ऐसे प्लांट के मैनेजर हैं, आप ऐसे प्लांट के मालिक हैं जो कि चिप्स बनाते हैं। चिप्स बोले तो आप अंकल चिप्स का ब्रांड है आपका और उसका प्लांट आपका पूरा पूरे वर्ल्ड के अंदर अंकल चिप्स नाम के ब्रांड के साथ अपने प्रोडक्ट को आप बेचते हैं। अब ये चिप्स के अंदर हमारा जो रॉ मटेरियल है दैट इज कॉल्ड पोटैटो। आलू चाहिए प्यारे दोस्तों। क्या आलू या पोटैटो साल के दौरान कंसिस्टेंटली हर रोज अवेलेबल होगा? मेरे दोस्तों आप और हम कहेंगे नहीं, पोटैटो का तो एक सीजन आता है जब फसल काटता है किसान, तब अगर पोटैटो खरीदें तो सस्ता होता है, 5 रुपए किलो मिल जाता है प्यारे दोस्तों। उसके कंपैरिजन के अंदर जब फसल नहीं होती तो 50 रुपया किलो मिलता है प्यारे दोस्तों। अगर 50 रुपया किलो का पोटैटो लेकर हम चिप्स प्रोड्यूस करेंगे प्यारे दोस्तों, तब तो हम अंकल चिप्स को प्लांट को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ऐसी हालात में हमें एक बड़ा स्टोर बनाना पड़ेगा। जब हम फार्मर से जब सीजन आएगा सारा पोटैटो अपने 6 महीने के लिए जरूरत का सारा पोटैटो स्टोर करेंगे। अब स्टोरेज करेंगे तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके कंपैरिजन के अंदर सपोज करो हम कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल हमेशा
365 डेज कभी बाजार में जाओ ले लो, ऐसा रॉ मटेरियल है, तब तो आपको रॉ मटेरियल के लिए गोडाउन बनाने की जरूरत नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इजी है, हर टाइम है, तब तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हर समय नहीं होती तो प्यारे दोस्तों आपको स्टॉक करना पड़ेगा। स्टॉक करेंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें बढ़ जाएगी। प्यारे दोस्तों क्या एग्जांपल दिया था इसका? अंकल चिप्स का, पोटैटो का। इसका एग्जाम्पल के साथ इसे एक्सप्लेन करना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इजी है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे लिखेंगे? 365 डेज के लिए अवेलेबल है, तो मेरे दोस्तों वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, साल के दौरान इवनली नहीं है, तो मेरे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि मुझे अपने गोडाउन और स्टोर रूम्स को डेवलप करना पड़ेगा। सो ध्यान से इसको एग्जाम्पल के साथ आप इसको एक्सप्लेन करें। फिर देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्यारे दोस्तों, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। ये फिक्स कैपिटल में भी आता था। अगर मैं सोचता हूं भविष्य में आज करोल बाग में माल बेचता हूं, लेकिन अगले 5 सालों के अंदर मुझे पूरे एशिया को कवर करना है और 10 सालों के अंदर पूरे वर्ल्ड को कवर करना है, तब मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा सोचा ग्रोथ नहीं करनी, हमारा तो करोल बाग में ही बिजनेस स्टैग्नेंट है, सही है, दाल रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है। प्यारे दोस्तों फिर जरूरत नहीं है, फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी। प्यारे दोस्तों आखिरी दो एक दूसरे जैसे ही हैं, ये बड़े स्मार्ट हैं, ध्यान से इसे देखना। वन इज कॉल्ड क्रेडिट अलाउड, अदर इज कॉल्ड क्रेडिट अवेल्ड। पहले मैं चर्चा करता हूं आपके साथ क्रेडिट अलाउड। अब इसको बड़े ध्यान से सुनो। अगर हम माल बेचते हैं तो प्यारे दोस्तों सेल दो तरह की होती है। कौन कौन से तरह की सेल होती है? कैश सेल और क्रेडिट सेल। प्यारे दोस्तों कैश सेल के बाबत बात नहीं करता, अगर उधार पे माल बेचते हैं, ध्यान से सुनना। कोई बिजनेस कहता है कि मैं उधार दूंगा 1 महीने की, कोई बिजनेस कहता है नहीं जी मैं तो 3 महीने की उधार दूंगा, कोई बिजनेस कहता है नहीं जी हम तो 6 महीने की उधार देंगे। प्यारे दोस्तों इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी, इसके कंपैरिजन में बाकी दो में कम होगी, लेस होगी। तो जितना हमारा इसे क्रेडिट सेल के पीरियड को, जितने दिनों के अंदर हमें ये पैसा मिले, दैट इज कॉल्ड डेप्ट। बड़ा सुंदर सा शब्द है, डेप्ट कलेक्शन पीरियड। दोबारा बोलेंगे प्यारे दोस्तों ये वर्ड, डेप्ट कलेक्शन पीरियड। प्यारे दोस्तों जितना डेप्ट कलेक्शन पीरियड ज्यादा है हमारा, जितना उधार हम ज्यादा समय के बाद पैसा कलेक्ट करते हैं उधार में, उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जितना डेप्ट कलेक्शन पीरियड हमारा कम है, हम 5 दिन की उधार देते हैं, या कोई कहता है हम तो कैश में ही माल बेचते हैं, तो क्रेडिट अलाउड उसका 0 हो गया, उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। क्या ये समझ में आ गया? इसका बेस्ट वर्ड क्या था प्यारे दोस्तों? डेप्ट कलेक्शन पीरियड। सेल दो तरह की होती है, कौन कौन सी भैया? कैश और क्रेडिट। कौन सी सेल से इसका ज्यादा रिलेशन है? क्रेडिट सेल में। क्रेडिट सेल पॉलिसीज बनाते हैं हम बिजनेस के अंदर, उस पॉलिसीज में ये डिसाइड करते हैं कि उधार कितने महीनों के लिए या कितने दिन के लिए देंगे। जितना वो टेन्योर दैट इज रिप्रेजेंट बाय डेप्ट कलेक्शन पीरियड, वो जितना बड़ा होगा उतना हमारे कस्टमर के पास पैसा जाकर ज्यादा लोग होगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं, क्रेडिट अवेल्ड। अरे क्रेडिट अलाउड तो मैंने दूसरों को दिया, क्रेडिट अवेल्ड का मतलब दूसरों ने मुझे दिया। ये दूसरों ने क्यों दिया होगा? हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं तो ये आता है हमें पेमेंट पीरियड। यहां क्या था भैया? डेप्ट कलेक्शन पीरियड। यहां पे क्या था? पेमेंट पीरियड। जो मेरे को क्रेडिटर्स देंगे वो पेमेंट पीरियड डिफाइन करेंगे कि इतने दिनों बाद मुझे पैसा देना है। प्यारे दोस्तों अगर वो पेमेंट पीरियड ज्यादा है, टाइम पेमेंट पीरियड का ज्यादा है, तब तो मेरे मजे आ जाएंगे, मेरा पैसा कम लगेगा। जबकि वो पेमेंट पीरियड कम है तो मेरा पैसा ज्यादा लगेगा।
प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, क्रेडिट अवेल्ड में पेमेंट पीरियड और वर्किंग कैपिटल का एडवर्स रिलेशन है, जबकि क्रेडिट अलाउड में टाइम का और वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन है। ये डायरेक्ट रिलेशन कैसे है, मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से दोबारा से जगह बनाकर लिखता हूँ। अगर ये डेप्ट कलेक्शन पीरियड, डीसीपी शॉर्टकट में कहते हैं, डेप्ट कलेक्शन पीरियड ज़्यादा है, ध्यान से देखते रहना, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। प्यारे दोस्तों अगर डेप्ट कलेक्शन पीरियड कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। सावधानी से इसे करते चलना, अच्छे से सुंदर से नोट्स डेवलप करना, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग पढ़ा, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, दूसरा पॉइंट वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिशा क्या हुआ, ये तो गया मेरा कनेक्शन, लाइट गई थी। ये इसका मतलब ये कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें जूम को, उसको इंटरनेट गया ना इसीलिए हुआ ना ये, तो उसको उस पर रखना है हमें।